दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी में हम आज आगे देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद क्या है? भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय जो व्यवस्था है, हमने जो व्यवस्था ली है वो संसदीय व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद ही होती है, जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो वास्तविक प्रधान होता है या वास्तविक मुखिया होता है सरकार का या सत्ता का, वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री ही होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? काफी इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है। यह कहता है कि राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों को प्रयोग करने में सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को कोई बात लगती है या कोई विधेयक आता है, उसके पास कोई नियम आता है, अगर उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो वो मंत्री परिषद के पास दोबारा भेज सकता है। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के लिए जो राष्ट्रपति है वो बाध्यकारी हो जाता है और उसको वो बात माननी पड़ेगी और उस पर मोहर लगानी पड़ेगी। तो ये बात करी गई थी 42वें एवं 44वें संविधान संशोधन के बाद। राष्ट्रपति के लिए यह काम क्या हो गया था? बाध्यकारी हो गया था कि अगर मंत्री परिषद तो पुनर्विचार के बाद जो लौटाती है विधेयक को, उस पर उसको हस्ताक्षर करने होंगे और उस परामर्श को या उस सलाह को उसे मानना पड़ेगा। वह मंत्री परिषद के परामर्श को स्वीकार करेगा और उसके लिए बाध्यकारी भी होगा। मंत्रियों द्वारा दी गई जो राष्ट्रपति को सलाह होती है ना, उसकी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं होगी। कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाइज में पूछ लिए जाते हैं। स्पेशली जब आप यूपीएससी का पैटर्न देखेंगे तो वहां पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस की बात ज़्यादा आती है। तो अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होंगे तो इनमें चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि अनुसार प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के नेता को वो प्रधानमंत्री चयनित करता है और अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब तक वो सत्ता में रहेंगे या जब तक वो लोकसभा में उनको बहुमत प्राप्त है, तब तक वो विश्वास मत प्राप्त है, तब तक वो सत्ता में बने रहते हैं। तो अगर वो जब विश्वास मत नहीं मिलेगा तो उसके बाद राष्ट्रपति उनको पद से उनको हटा सकता है या फिर वो अपने आप सरकार गिर जाती है। फिर इसके बाद राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को या किसी और तरीके से अपने विवेक का प्रयोग करके प्रधानमंत्री पद के लिए दूसरे दल को आमंत्रित करता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री अपने पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री पद धारण नहीं कर सकता। देखिए, कोई भी सदस्य है जो मंत्री पद की सदस्यता उसने ग्रहण कर ली है, लेकिन ना ही वो राज्यसभा और ना ही वो लोकसभा, दोनों में से किसी के लिए अगर वो सदस्य नहीं बन पाया उन 6 माह के अंतराल में भी, तो फिर वो पद पर नहीं रह पाएगा। ऐसी ही सेम कंडीशन प्रधानमंत्री के लिए भी है। प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत बार पूछा जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसका जो उपबंध है 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 के द्वारा किया गया था। कई बार क्या होता है कि यही पूछ लेंगे कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत ये काम किया गया था कि जो लोकसभा की संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये किया गया था 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 के द्वारा। संसद के किसी भी सदन के उस सदस्य को
जिसे 10वीं अनुसूची दल बदल की अनुसूची, इसके बारे में पूरा आगे डिस्क्राइब करूंगी, तब बताऊंगी आपको, के अंतर्गत सदस्यों की अयोग्यता अगर सिद्ध कर दिया गया है तो मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य उसे माना जाएगा तथा उसे मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 77 क्या कहता है? भारत सरकार की सभी कार्यपालक कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी। ये बात हम सभी जानते हैं और उसी प्रकार अभिव्यक्त भी की जाएंगी। आर्टिकल 78 क्या कहता है? आर्टिकल 78 कहता है यह प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताता है। वह मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के बीच एक सेतु का कार्य करता है। जैसे कि मैंने बताया था, एक कड़ी कह लीजिए, सेतु कह लीजिए, इस तरीके का कार्य करता है। अनुच्छेद 88 क्या कह रहा है? प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा और उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा जिस समिति का सदस्य बनाया गया है उसकी बैठक में भाग लेने का अधिकार हो गया। लेकिन क्या नहीं होगा? मत देने का अधिकारी वो सदस्य नहीं, देने का अधिकारी नहीं होगा। मंत्रिपरिषद की संरचना की अगर बात करते हैं, मंत्रिपरिषद की संरचना, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, शेयर कर देना वीडियो को, ताकि और लोग भी इसे देख सकें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ इसे एक बार तो लाइक कर सकते हैं। संविधान केवल मंत्रियों का उल्लेख करता है। वह मंत्रिमंडल के मंत्रियों, उप मंत्रियों आदि के रूप में मंत्रियों की किसी अलग वर्गीकरण और या फिर कोई श्रेणी क्रम का उल्लेख नहीं करता है। देखिए, संविधान में केवल मंत्रियों का उल्लेख किया गया है, उनकी श्रेणी या किसी वर्ग का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन मंत्रिपरिषद का उल्लेख करता है मंत्रिमंडल का गठन कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से होता है। कैबिनेट मंत्रियों के कार्यों में सहायता के लिए जब राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों की नियुक्त किया जाता है तो इन समस्त मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रिपरिषद 3 स्तरीय होता है। देखते हैं कौन कौन से स्तर होते हैं। एक तो होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरा होता है राज्य स्तर के मंत्री और तीसरा होता है उपमंत्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैबिनेट मंत्री। देखिए, मंत्री को मंत्रिमंडल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने और भाग लेने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा के लिए यह सलाह मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री मिलकर देंगे। जो आर्टिकल 352 है, इसके अधीन अगर आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसकी सलाह कौन कौन होगा? प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट के मंत्री मिलकर सलाह देंगे। तो उल्लेखनीय है कि मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द को अनुच्छेद 352 में स्थान प्रदान कर दिया गया था। इसके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जैसे कि रक्षा, गृह रक्षा, विदेश मंत्रालय आदि। ये किसके पास होते हैं? कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वहां पर ये होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, इनको देखते हैं। ये क्या है? यह कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करते। ये जो है वो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करते और जब उसके विभाग से संबंधित कोई विषय मंत्रिमंडल की कार्यसूची में होता है तो उसे बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर दिया जाता है। राज्य मंत्री में क्या है? इनके पास किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, मतलब इनके पास कोई स्वतंत्र काम ऐसा नहीं है और वह कैबिनेट के मंत्री के अधीन काम करते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और उनकी बैठकों में भाग भी नहीं लेते हैं। सिर्फ तभी भाग लेते हैं जब ऐसे मंत्री को उसका कैबिनेट मंत्री कार्य आवंटित करता है, तब करते हैं। उप मंत्री में क्या है? ऐसे मंत्री कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन काम करते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और उनकी बैठकों में भाग भी नहीं लेते हैं। मंत्रियों की एक और श्रेणी भी है जिसे संसदीय सचिव कहा जाता है। वे मंत्री मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी में आते हैं। इनको मंत्रालय भी कहा जाता है। इनके पास कोई विभाग नहीं होता। ये वरिष्ठ मंत्रियों के साथ संसदीय कार्यों में उनकी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। हालांकि 1967 में राजीव गांधी की जो सरकार थी, उन्होंने प्रथम विस्तार को छोड़कर कोई भी संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, क्या एक ही है या फिर अंतर है। अभी नीचे पूरी एक वो दी गई है, उसमें देखते हैं दोनों शब्दों को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक निश्चित अंतर यही है, ये अपनी संरचना और कार्यों में भूमिका के कारण भिन्न है। अब देखते हैं मंत्रिमंडल की भूमिका क्या है।
देखिए, मंत्रिमंडल में यह राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। देखिए, मंत्रिमंडल की बात करी जा रही है। यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है और उसकी उच्च कार्यकारिणी है और राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है तथा इसका परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। यह मुख्य आपदा प्रबंधक है और सभी आपातकालीन कार्यों से निपटती है और सभी वित्तीय तथा विधायी मामलों से भी यह निपटती है। अब देखते हैं, ये मैंने लक्ष्मीकांत से लिया हुआ है और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं इसमें कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, इसको देखते हैं। यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60-70 मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल क्या है? एक छोटा सा निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद क्या है? मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसमें कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं, अतः यह मंत्री परिषद का एक भाग है। इसमें कह रहे हैं यह सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करती, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। इसमें क्या है? यह एक निकाय की तरह काम करती है, सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती है। इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। इसे सभी शक्तियां प्राप्त हैं परंतु कागजों में। इसे वास्तविक रूप से मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है और उसके लिए कार्य करती है। इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। देखिए, यह मंत्री परिषद को राजनीतिक निर्णय से लेकर निर्देश करती है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है। यह क्या करती है? मंत्रिमंडल की जो मंत्री परिषद है वो मंत्रिमंडल के कार्यों को लागू करती है। यह मंत्री परिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करती है। यह एक संवैधानिक निकाय है। देखिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कह रहे हैं? यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। इसका आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है। इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री समय और स्थिति को देखकर करता है। यह ब्रिटेन में विकसित संसदीय व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय निकाय के रूप में वर्गीकृत है। हालांकि इसे विधायी मंजूरी प्राप्त है, अतः वेतन एवं भत्ते 1992 में मंत्री को मंत्री परिषद का सदस्य बताया गया, चाहे उसे जिस नाम से पुकारा जाए। इसके उपमंत्री भी शामिल हैं। देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं? इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। ये मूल संविधान में नहीं था, मंत्रिमंडल था, अतः यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था। अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या यह कही गई, प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। इसके कार्यों और शक्तियों का विवरण नहीं दिया गया। दूसरे शब्दों में कहें, हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय परंपराओं पर आधारित है। हम जानते हैं, हमने जितना भी संविधान ज़्यादातर लिया है वो ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है, तो उसी की चीज़ें ज़्यादा फॉलो करते हैं। यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह मंत्री परिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदारी को लागू करती है। तो ये देखिए, आपको समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। अब देख लें आंतरिक कैबिनेट क्या होती है। एक ऐसी कैबिनेट होती है जिसे हम किचन कैबिनेट के नाम से भी जान सकते हैं और कह सकते हैं। इसमें 15-20 महत्वपूर्ण मंत्रियों से मिलकर बनी होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली संस्था होती है। ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया मंत्री परिषद के बारे में, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बिल्कुल पढ़ते रहें मन से, ताकि आगे आने वाला जो भी रिजल्ट आए आप उसमें क्लियर हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।